हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बच्चों। यस, हमारी वन मोर एक सीरीज के कदम आ गए भाई, वन शॉट सीरीज फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए बेटा। तो आज का जो टॉपिक है आप सबने देख लिया थंबनेल के अंदर, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टॉपिक है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक है बेटा। इसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अच्छा खासा कवरेज हो जाता है। न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े से लेंदी लग सकते हैं कैलकुलेशन में, बट यस टॉपिक की बात अगर की जाए तो थ्योरेटिकली बहुत ही इजी टॉपिक है। डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर, जो भी है कॉन्सेप्चुअली इजी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेडिएशन एंड व्हाट इज मैटर। बेटा रेडिएशन जितने भी वेव्स है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, राइट, जितने भी हमारे साउंड वेव्स है, दे आर रेडिएशन। ये एक वेव के फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम बात करते हैं किसी मैटर की, मैटर लाइक कोई पार्टिकल है, राइट, तो पार्टिकल के पास जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं और वेव जो होती है इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम बोलते हैं कि ये वेव है और ये मैटर है। वेव की प्रॉपर्टी जैसे इट हैज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, है ना। पार्टिकल के पास प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पास मास होता है, मोमेंटम होता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टी उन दोनों को डिफाइन करती हैं, अलग अलग करती हैं एक दूसरे से, एंड बोथ आर नॉट सिमिलर। बट इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट माई रेडिएशन शोज डुअल नेचर, माई मैटर शोज डुअल नेचर। अब ये रेडिएशन भी दो नेचर शो कर रहा है। दो नेचर शो करने का मतलब ये है बेटा कि रेडिएशन वेव तो है ही, बट वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। मैटर जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल तो है, बट वो वेव नेचर भी शो कर रहा है। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा कौन सा जो थियरी है या जो एक्सपेरिमेंट है जो इसको प्रूव करता है? बस आज के क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। तो वन शॉट सीरीज है, आई एम योर अजीत सर, राइट, और ये आपका चैप्टर 14 है। आपके सभी फ्रेंड्स को आप रेकमेंड करिए भाई कि ये जो वीडियो है वन शॉट सीरीज है उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे। चलिए भाई, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब सीधी सी बात है, आपने देखो मैं अभी आज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना, ये आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। आपने पढ़ा, अगर आपको याद होगा कि भाई कोई भी मेटल सरफेस उस पर अगर आप लाइट इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बट द क्वेश्चन इज, क्या सर यही एक मेथड है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने का फ्रॉम द मेटल सरफेस? आई नो दैट कि आपको ज्यादातर आपके स्कूल्स में या आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो आपको यही बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होंगे व्हेन उस पे लाइट फॉल होगी। बट आज मैं आपको बताऊंगा देयर आर वेरियस बेस्ड, बहुत सारे मेथड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सिर्फ लाइट फॉल करके हम इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालते, हाँ, बट इस चैप्टर में सिर्फ लाइट फॉल करेंगे, इसीलिए उसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, राइट। चलिए जी, तो यहां पर आप कुछ स्टेटमेंट देख रहे होगे, ठीक है। स्टेटमेंट ये है बेटा, यहां पर मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज नॉर्मली कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ द मेटल सरफेस। मेटल जो है बेटा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, पर वो इजीली बाहर नहीं निकल सकते। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज हेल्ड इनसाइड द मेटल सरफेस बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द आयंस। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल के सरफेस के अंदर ही है, एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, उनको बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। वी रिक्वायर सम एनर्जी, a certain minimum amount of energy is required। ध्यान से सुनो, a certain minimum amount of energy is required। तो हमें एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट आउट करने के लिए, राइट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। तो किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है बेटा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। यस, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? वर्क फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, and this work function is defined by symbol phi। किसे डिफाइन करेंगे? phi, phi बेटा, इसका नाम याद रख लो, phi। और यहां पर मैंने कुछ phi की वैल्यू दे रखी है आपको, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का यूनिट है, जैसे जूल इज एन यूनिट ऑफ एनर्जी, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। हाईएस्ट है किसके लिए? प्लैटिनियम के लिए। तो बेटा वर्क फंक्शन जो मेटल प्लैटिनम है उसके लिए वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है। वर्क फंक्शन ज्यादा मतलब प्लैटिनम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एनर्जी लगेगी।
और लोएस्ट है बेटा सीजियम के लिए, जिसके लिए सिर्फ आप देख सकते हो फाई की वैल्यू है 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकलेंगे सर ये, लेट्स सी हियर। तो आप एक डायग्राम देख रहे हो यहां पर, व्हाट यू कैन सी इन द डायग्राम, कुछ रेज जो है फॉल हो रही है मेटल के ऊपर। आप ये देख सकते हो, ये जो रेड वाले दिख रहे हैं आपको, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर हेल्ड विद द आयंस, राइट। ये मेटल के अंदर हेल्ड है, ये यहां से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बट जब हमने इन पे लाइट फॉल करी तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इनके पास कुछ वेलोसिटी भी होती है, दैट मींस दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। इसको हम यूज करेंगे अभी, कहां पर इसका यूज होगा। तो बेटा ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट का फॉल होना, और लाइट के फॉल होने से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यस इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये प्रोसेस तो हमने कैसे किया, ये प्रोसेस हमने किया बाय फॉलिंग लाइट, और लाइट को हम फोटो भी बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है ये लाइट की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए सच एमिशन इज आल्सो कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, है ना। तो लाइट के गिरने से जो एमिशन हो रहा है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन से हम करंट भी जनरेट करते हैं, राइट। कुछ एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितने प्रोसेस हैं, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हमने जो स्टेटमेंट दिया है स्टार्टिंग में, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन बी सप्लाइड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो मैं किसी भी मेथड से कर सकता हूं, जैसे कि थर्मियोनिक एमिशन। व्हाट यू मीन बाय थर्मियोनिक एमिशन, बेटा हीट करके। हीट भी तो एक एनर्जी है ना, राइट। Heat is energy and temperature is degree of hotness and coldness. Temperature is not energy. किसी बॉडी को हीट देता हूं, बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। किसी बॉडी से हीट ले लेता हूं, उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बॉडी को हीट दो तो टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उस समय बॉडी का फेस चेंज होता है। जैसे अगर आइस जो है, अगर वो वाटर में कन्वर्ट हो, उस टाइम पे आप हीट दे रहे हो तो वहां पे टेम्परेचर रेज या नहीं होगा, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। इस पे हम नहीं बात करेंगे अभी ज्यादा। तो अगर आप किसी मेटल को हीट करते हो बेटा, तो आपने सफिशिएंट थर्मल एनर्जी उसको इंपार्ट किया इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। तो थर्मियोनिक एमिशन इज द प्रोसेस। फील्ड एमिशन, बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर भी मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूं, समवॉट अराउंड 10 पावर 8 वोल्ट पर मीटर। इतनी हमें जो है फील्ड लगानी पड़ेगी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देखो यही अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा चैप्टर है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, ओके। तो लाइट की मदद से, इलेक्ट्रिक मतलब हमारे चार्जेस, राइट, और एमिशन मतलब बाहर निकलना, ओके। तो हमारे चार्जेस को हम बाहर निकालेंगे बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इज इट क्लियर एवरीवन? तो बाय सुटेबल ईएम वेव या ईएम रेडिएशन, ईएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? तो हमारे पास जितने भी रेडिएशन हैं, कौन कौन से हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एक सीक्वेंस में है। अगर आप रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ जाओगे बेटा, आपका वेवलेंथ डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर आप गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाओगे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो क्वेश्चन मार्क है सर, अगर मैं रेडियो वेव से गामा की तरफ जाऊंगा तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? वो आपको पढ़ेंगे आगे, आपने पढ़ा भी होगा आई होप। एनर्जी का रिलेशन है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, राइट। E इक्वल्स टू एच न्यू, वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। कई बार ये ऐसे भी लिखा होता है कोई सी बुक में, E इज इक्वल्स टू एच एन या E इक्वल्स टू एच एफ। वैसे स्टेट बोर्ड में नहीं है, बट बाकी किसी बोर्ड में लिखा होगा, या आप कोई रेफरेंस बुक कर रहे होगे कोई एंट्रेंस एग्जाम में, तो वहां पर लिखा होगा एच एन। एन भी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है, एफ भी फ्रीक्वेंसी ही डिफाइन करता है, ओके। तो आप देख सकते हो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम रेडियो वेव टू गामा रेज देयर इज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। इसका सीधा मतलब यह है
कि रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उनकी एनर्जी भी। बहुत होशियार हो आप लोग, समझ जाते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं आगे, है ना। ओके जी, सो अब जो टॉपिक है, आई थिंक कैमरा थोड़ा टिल्टेड है मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कुछ हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं, ये सेटअप आपके सामने है। वैसे इसको देख लो, मैं इस पे कुछ नहीं करने वाला, मैं खुद का बनाऊंगा अभी सेटअप, उस पर आपको एक्सप्लेन करूंगा करना क्या है। वैसे सेटअप क्या होता है, ये आपके बुक का सेटअप है, टेक्स्ट बुक में ऐसे सेटअप दिया हुआ है। हमारे पास एक वैक्यूम चेंबर होता है बेटा, या वैक्यूम चेंबर देख रहे हो, यहाँ पे एक लाइट को अंदर आने के लिए जगह होती है, राइट, और वो कॉर्ड्स विंडो का बना होता है, लाइट इसके अंदर एंटर करेगी। ये पूरी तरीके से वैक्यूम होता है। यहां पर दो प्लेट्स होते हैं हमारे पास, दोनों मेटल प्लेट होते हैं, एक कैथोड होगा दूसरा एनोड होगा। क्यों कैथोड बोला क्यों एनोड बोला समझाता हूं आगे, ठीक है ना। और इनको कनेक्ट करेंगे हम एक कम्यूटेटर के साथ। कम्यूटेटर क्या होता है बेटा, कम्यूटेटर को हम यूज करते हैं पोलैरिटी चेंज करने के लिए बैटरी का, ठीक है। तो बैटरी का पोलैरिटी चेंज करना इसलिए यूज करते हैं, ये हमारी बैटरी लगी हुई है, ये लाइट जब इस पे गिरेगी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और वो दौड़ दौड़ के जाएंगे किसके पास, एनोड के पास, कैथोड से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो करंट भी मिलेगा। अब ये कैसे होता है सारा, वो हम देखते हैं अगले स्लाइड में। अब देखो भाई, हमारा जो टॉपिक है हम आज जो कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा, देखो हमने क्या करना है, कुछ टर्मिनोलॉजी अभी मैं लेके आऊंगा आपके सामने, तो ज्यादा घबराना नहीं। डायग्राम अच्छी बने तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक देना, शर्माना नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है, खूब बढ़िया। ओके जी, तो ये सर ग्रीन ग्रीन सा क्या बना रहे हो भाई, ये हमारे बन रहे हैं बेटा मेटल सरफेस। क्या बन रहे हैं ये, मेटल मेटल प्लेट्स हैं। इनको कनेक्ट कर देते हैं हम एक सॉरी क्या करें यार, खांसी जो इतनी है। इसको नेगेटिव करते हैं, ये नेगेटिव, यहां पर हमने लगा दिया एक की, और यहां पे हमने लगा दिया एक माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर इसलिए चेक करने के लिए भाई थोड़ा मोड़ा करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये हमारा जो है सेटअप रेडी है। आई होप सेटअप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो आपका जो ये पीछे वाला डायग्राम था बेटा, ये जो पीछे वाला डायग्राम था, इसमें आप देखोगे तो कम्यूटेटर है, तब सिस्टम पूरा यही है। बैटरी डायरेक्ट मैंने लगा दी, यहां पर कम्यूटेटर लगा के बैटरी लगाई गई ताकि पोलैरिटी चेंज करने में ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। बट हम थोड़ा मेहनत करेंगे क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये की है, मैंने की को किया क्लोज, अरे भाई की ओपन हो गई, ये क्लोज, और जो है यहां पर ये हमारा है सेल, और ये है हमारा माइक्रो एमीटर, मिली ये गैलोनोमीटर भी लगा सकते हो, गैलोमीटर भी छोटा करंट मेजर करता है, मिली एम्पियर तक का करंट मेजर कर लेता है, बट माइक्रो एमीटर जो है बहुत छोटा करंट मेजर करेगा। ठीक है जी। तो अभी क्या होगा, व्हेन लाइट फॉल, देखो अभी मैंने की को क्लोज कर दिया बट इसके अंदर हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन्स तो मूव हो रहे हैं। देखो ये मेरा बैटरी लगा हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो बैटरी तो हमने लगा दी है बट इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए सर्किट इनकम्प्लीट है ना बेटा। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि अंदर से ये पूरा वैक्यूम है, अंदर से ये पूरा कैसा है, ये जो ट्यूब है ये पूरा कैसा है बेटा, राइट। ये पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब समझते हो ना, पूरा खाली है, अंदर इससे कुछ भी नहीं है। और ये जो मेटल है हमारे, राइट, तो आप कोई भी मेटल ले सकते हो, बहुत सारे मेटल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, करंट मिलने के लिए भी हम क्या करेंगे, इस पर कुछ लाइट फॉल कराएंगे। तो मान लो हमारे पास एक यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। अब यहां से कुछ लाइट आई और वो लाइट इस मेटल सरफेस पे फॉल हो गई, राइट।
अच्छा, लाइट को गिराने से पहले मैं कुछ चीज आपको और बता दूं, राइट। ये जो मेरा मेटल प्लेट है ये कनेक्टेड है नेगेटिव से, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। तो बेटा ये हमारा है कैथोड एंड दिस इज आवर एनोड, राइट। तो ये प्लेट पे, इस मेटल प्लेट पे पूरा नेगेटिव चार्ज है, इस मेटल प्लेट पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये मेटल प्लेट पूरा पॉजिटिव है, ये मेटल प्लेट पूरा नेगेटिव है। इतनी बात क्लियर है सबको? ये हमारा कैथोड है, लाइट आएगी, लाइट फॉल होगी इस मेटल प्लेट के ऊपर। द मोमेंट लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है शुरू हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अब मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचता हूं, फटाफट एक्सप्लेन करता हूं क्या होने वाला है। तो बेटा जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरेगी ना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। बट सर रुकिए, इतना आसान है क्या इलेक्ट्रॉन का निकलना? अरे कौन सी लाइट गिर रही है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन निकलने का क्या कंडीशन है, ये तो बताओ सर। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो? ठीक है बताता हूं। देखो लाइट जो गिरेगी इसके ऊपर, तो ये जो मेटल प्लेट होता है ना बेटा, इस मेटल प्लेट का कुछ वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है? वर्क फंक्शन। आई होप आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। तो एवरी मेटल प्लेट हैज सम वर्क फंक्शन, तो उसको हम डिफाइन करते हैं फाई से, राइट। तो फाई का मतलब क्या हो गया? फाई का मतलब हो गया, हम यहां बनाते हैं इसको, राइट। तो मेटल प्लेट हैज वर्क फंक्शन, इसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन, ओके। तो एवरी मेटल प्लेट हैज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है? ओके। अब ये जो मेटल प्लेट है, मान लो ये मेरा सोर्स है, राइट, जहां से लाइट आ रही है। अब भाई लाइट की भी तो कुछ एनर्जी होगी। लाइट की एनर्जी कितनी होती है बेटा? अभी मैंने आपको बताया था, लाइट की एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच, कलर कौन सा ले यार को समझ में नहीं आता। लाइट की एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच न्यू। लाइट की एनर्जी क्या होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू, वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। यहां पर ऐसा बोला गया था, आइंस्टाइन ने बताया था बेटा कि ये जो लाइट जब इस पे गिरेंगे तो ये लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में आएंगे, जिनको हम बोलेंगे एनर्जी पैकेट्स। क्या बोलेंगे उनको हम? एनर्जी पैकेट्स। एंड दीज एनर्जी पैकेट्स आर कॉल्ड एज photons. They are the energy packets. Okay, तो photons को क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग? एनर्जी पैकेट्स। इन photons की एनर्जी कितनी है? E इक्वल्स टू एच न्यू। H क्या है बेटा यहाँ पे? H प्लैंक्स कांस्टेंट है। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है, वो H की वैल्यू होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा हमारा? फ्रीक्वेंसी तो जो लाइट छोड़ रहे हो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है। सर फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी? सर मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको बेटा। क्या बताया? ये देखो, रेडियो वेव से गामा रेस की तरफ जाओगे, ये जो विजिबल वाला है, ये जो विजिबल वाला है, यहां पर आप याद रख लो विबग्योर, उल्टा लिखा हूं क्योंकि ये रेडियो वेव है ना, तो यहां से जाओगे तो अगर रेड कलर से वॉयलेट कलर की तरफ जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब लाइट की एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मैंने रेड कलर की लाइट एक मेटल प्लेट पे गिराई और मैंने ब्लू कलर की एक लाइट मेटल प्लेट पे गिराई, तो किसकी एनर्जी ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है भाई, ब्लू वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? समझ गए आप? ओके, समझ रहे हो? तो उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो बेटा जब ये लाइट इस मेटल प्लेट पे फॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो डिपेंड करेगा उसके वर्क फंक्शन पे और लाइट की एनर्जी पे। अगर लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट, राइट। तो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट देता हूं यहां पे। लेट्स से लाइट की जो एनर्जी है, राइट, एच न्यू, तो इफ माई एच न्यू is less than work function, so I can say that no emission of electron, right। दूसरा, अगर एच न्यू बराबर है फाई के, फाई क्या है हमारा? वर्क फंक्शन मेटल प्लेट का। सर क्या हर मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन सेम होता है क्या? नहीं बेटा, हर मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन अलग होता है, हर मेटल से अलग अलग एनर्जी लगती है मेटल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। बट हाँ, अगर आपने कांस्टेंट मेटल लिया हुआ है तो वर्क फंक्शन सेम ही रहेगा, ठीक।
तो फ्रीक्वेंसी जो है अगर बराबर है फाइ नॉट के, सो वी विल से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड, इलेक्ट्रॉन बेटा जस्ट निकल रहे हैं। और अगर मैंने बोला एच न्यू इज ग्रेटर देन फाइ, तो इलेक्ट्रॉन विल एमिट विथ सम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल एमिट विथ सम, तो इलेक्ट्रॉन विल एमिट विथ सम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है नीचे दिख रहा है बेटा, मैं लिख रहा हूं जो, लेट मी चेक, तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो बाहर निकलेंगे किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से दिख रहा है सब। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद सम काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। अब इसमें एक चीज होती है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? साथ में बोलो मेरे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोला नहीं आपने, मैंने बोला था साथ में बोलो मेरे, बोलो मेरे साथ में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्या बोलते हैं उसको बेटा हम लोग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिफाइन करते हैं? मैं जो भी चीज डिफाइन कर रहा हूं ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया अभी, क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम म्यू नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट यू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड। मतलब ये लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन ऐसे पुचक बाहर आए पर आगे नहीं गए। क्यों नहीं गए आगे सर? बताता हूं। क्या सर बताता हूं? जब देखो तब बताता हूं। तो क्या करें यार, टॉपिक ही ऐसा है, धीरे धीरे चीजें सीखेंगे ना सब, पूरा सीखेंगे बट ओके। सो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड when my frequency is threshold frequency। तो देखो यहां से एक फॉर्मूला भी बनता है बेटा मेरा, ये वाला। सो एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एट न्यू नॉट, आई कैन से दैट, अच्छा ये जो वर्क फंक्शन है इसको फाइ नॉट भी लिखते हैं कभी कभी, किसी बुक में आपको फाइ नॉट भी दिखेगा ऐसे, तो टेंशन नहीं लेना, फाइ नॉट वर्क एक ही है। तो फाइ नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, फाइ नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो अगर ये कंडीशन है तो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड। इससे आपको एक चीज क्लिक हो रही है क्या? क्या सर? अगर मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन बता सकता हूं। जस्ट सी हियर, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको मेटल प्लेट का क्या मिल गया? वर्क फंक्शन मिल गया। हुई ना अच्छी बात? अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं, अगर आपको वर्क फंक्शन पता है तो आप उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? आई कैन से दैट म्यू नॉट इज इक्वल्स टू पाई नॉट बाय एच। सर ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ होता है क्या? वेवलेंथ के साथ नहीं होगा? होगा ना। ये रिलेशन को आप वेवलेंथ से भी कंपेयर कर सकते हो। इस रिलेशन को यू कैन ऑल्सो कंपेयर विथ वेवलेंथ। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया भाई? पहली बार हुआ, सच में बोल रहा हूं मैं बोला क्या हो गया भाई, सब चले तो नहीं गया? हाँ जी, हाँ थोड़ी देर के लिए तो डर गया, मतलब सब किए कराए पे पानी फिर गया लगता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतनी मेहनत से शुरू किया था, यहां तक पहुंचे थे। ओके सो ये मेरा अभी जो फॉर्मूला है, सिंस यू नो दैट, क्या पता है सर हमें? आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के साथ, राइट? तो फ्रीक्वेंसी, इसको हटा के कौन सा लोगे? सी बाय लैम्बडा, राइट? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको, आप रेड से वॉयलेट की तरफ जा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? तो ये फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब द मिनिमम वेवलेंथ एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आप ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन विल एमिट विथ सम काइनेटिक एनर्जी,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर जाओगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई वेवलेंथ बढ़ा दिया आपने तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई ना थ्रेशोल्ड से भी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे बाहर। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हो, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे स्क्रीन पे 2 बार पीछे डबल टैप करो, फिर से सुनो क्या बोला मैंने। हाँ, तो क्या इतना क्लियर है सभी को ये कैसे आ गया? ठीक है। अब अभी तक पता है हमने मेन प्रोसेस तो शुरू ही नहीं किया, हम भी बस ये चिल्लर पार्टी में ही फंसे हुए हैं। चलो ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, लाइट हमारी निकली उस मेटल प्लेट पे गिरी। अब मैंने बोला भाई अब आप इतना मान के चलो कि हमारी जो लाइट है इतनी सक्षम है कि उसके गिरते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मेरी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड से, समझ गए आप, ज्यादा है। ठीक, अब जब लाइट इस पे गिरेगी तो लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कैसे बाहर निकलेंगे? देखो इसका कुछ वर्क फंक्शन है। जैसे मान लो एक मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन जो है, ये भाई ये क्या हो रहा है यार, ओके। मेटल प्लेट का जो वर्क फंक्शन है, मान लो वो वर्क फंक्शन जो है वो तुमको दिया है 10 जूल। कितना दिया है? 10 जूल। और जो हमारी लाइटिया आ रही है, इस लाइटिया की जो एनर्जी है, कितनी है लाइट की एनर्जी बेटा? मान लो इसकी एनर्जी है 50 जूल। कितनी एनर्जी है इसकी? 50 जूल। अब जब 50 जूल का लाइट इस मेटल प्लेट पे गिरेगा तो 50 जूल में से 10 जूल जो है यूज हो जाएगा। क्यों यूज हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए 10 जूल की एनर्जी ले लेंगे। बची कितनी एनर्जी? 50 में से 10 गया, बचा 40। तो वो 40 जूल की जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देगी। वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या देगी बेटा? वेलोसिटी देगी। तो इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी के साथ बाहर निकला। अब सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये प्लेट जो है ये नेगेटिव है, देखो इस पे नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, और ये प्लेट जो है इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जा मेरे से दूर जा, और ये जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, आ मेरे पास। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला गया इस प्लेट के पास, एनोड के पास, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला कहां गया भाई? एनोड के पास, सीधा गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला गया एनोड के पास। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब क्वेश्चन मार्क है सर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो यहां पर बेटा याद रखो, एक एनर्जी पैकेट सिर्फ, तो मैं लिख देता हूं 1 एनर्जी पैकेट विल रिमूव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एक एनर्जी पैकेट सिर्फ, अरे भैया ऊपर का दिख नहीं रहा है क्या? चलो ठीक है, बोल देता हूं मैं, 1 एनर्जी पैकेट विल रिमूव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक एनर्जी पैकेट जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हाँ, बट ये है कि हर एनर्जी पैकेट की एनर्जी कितनी होगी? 50 जूल, सबकी 50 जूल होगी, ठीक है। तो जितने एनर्जी पैकेट गिरे, अगर 100 एनर्जी पैकेट्स गिरे मतलब 100 फोटोन, अगर 100 फोटॉन्स गिरे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? 100 फोटॉन्स गिरे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, 150 फोटॉन्स गिरे तो 150 इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज आप समझो, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं विद सम वेलोसिटी, और आई कैन से दैट विद सम मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा एक बात और, इस वेलोसिटी से याद आया, क्या हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम होगी? तो आंसर है नहीं। क्यों सर? अभी जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे सबका 10 जूल यूज होगा, सबको 50 में से 10 गया, 40 बचा, सबको 40 जूल की एनर्जी मिल रही है, बात तो सही है। बट कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना झगड़ा करते हैं। आपने देखा है ट्रेन में से जब लोग निकलते हैं लोकल ट्रेन से, या जब अंदर चढ़ते हैं तो सबकी स्पीड सेम होती है क्या? नहीं, धक्के धुक्के में कोई साला पीछे रह जाता है, कोई आगे निकल जाता है। तो वही चीज यहां पर भी होती है। बहुत भीड़ भाड़ है भाई यहां पर, मैंने एकदम साफ दिखाया, पर बहुत भीड़ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं ना, इनके बीच में कोलिजन होता है, जिस कोलिजन से कोई बेचारा पीछे रह जाता है, कोई आगे निकल जाता है। किसी की स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, किसी की स्पीड मिनिमम होती है। कुछ इलेक्ट्रॉन कभी कभी बहुत अंदर से भी निकल जाते हैं,
देखो वर्क फंक्शन 40 जूल, सॉरी 10 जूल है, पर अगर ज्यादा अंदर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर लाना है, बहुत अंदर घुस गया और पकड़ के बाहर लाया, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो कई बार 20 जूल की एनर्जी भी लग गई, बहुत अंदर से इलेक्ट्रॉन को लेके आए, तो बचा 30 जूल, तो 30 जूल के हिसाब से उसकी वेलोसिटी आएगी। तो मतलब ये जो है कि इनकी वेलोसिटी फिक्स होगी, सब इलेक्ट्रॉन की सेम होगी, ये ऐसा नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। क्या इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? यस एवरीवन, ओके, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई समझ गए क्या बोलना चाहता हूं। दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने क्या बोलूं, अभी फैमिली मेंबर तो नहीं बोल सकता है ना, नहीं क्या भेज रहे हैं यार। ओके तो इतना क्लियर है सबको? ओके चलो, तो ये अभी हमारा वर्क फंक्शन की बात हम कर रहे थे। लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, सभी इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, किसी के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, किसी के पास मिनिमम वेलोसिटी होगा, ठीक है? ओके, और मैंने बताया जितने फोटॉन्स आएंगे बस उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अपने आप बढ़ जाएंगे। ओके, एनर्जी पैकेट्स बोलते हैं इनको। इतनी बात सबको क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो इसी के ऊपर अभी हमारा आगे का पूरा जो है फंडामेंटल डिपेंड करता है आगे का, राइट? तो मैं इसके आगे जो भी कुछ बताऊंगा वो सब उस पर डिपेंड करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि चलो इसको मैं आपको ग्राफ के जरिए ही सारा बता दूंगा। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी वजह से जो हमें करंट मिलता है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है? तो ये बात हो गई आपकी सारी कंप्लीट। अब आते हैं जरा आगे की तरफ। हाँ जी, तो अभी हम बात करेंगे यहां पर वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, राइट? ग्राफ बनने वाला है इसका अभी सब। ओके, कुछ स्टेटमेंट है बेटा। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ द कैथोड कांस्टेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट लाइट, सैचुरेशन फोटो करंट इज मेजर्ड। इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर विस्तार में बता दूं ये बोलना क्या चाह रहे हैं। देखो ये जो हमारा पूरा सेटअप है, इसमें जो लाइट गिर रही है, इस लाइट की होती है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी मेजर होती है किससे? फोटोन से। जितने ज्यादा फोटॉन्स उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितने कम फोटॉन्स उतनी कम इंटेंसिटी, लिख लो कहीं पर। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है ये डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी। अब यहां पर हमें इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? इंटेंसिटी, टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, तो इसका ग्राफ जो बनेगा, कहां गया भाई बनाने के लिए? हाँ, मैं ग्राफ नहीं, तो ग्राफ बनाने के लिए हमने यहां पर कुछ स्टेटमेंट किया। देखो तो हमने एक जगह ले लिया इंटेंसिटी और एक जगह हमने ले लिया क्या? फोटो करंट। एक जगह हमने ले लिया इंटेंसिटी और एक जगह हमने ले लिया फोटो करंट। ओके, इंटेंसिटी कहां पे लेंगे? तो एक्स एक्सिस पे हमने ले ली इंटेंसिटी और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया क्या? फोटो करंट। ओके, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया फोटो करंट। इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, ग्राफ कैसा होगा ध्यान देना। यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। व्हाई यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ? बिकॉज विद द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटो करंट इंक्रीजेस। बेटा मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, मेटल प्लेट पे पहले मैंने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गिरा है तो मुझे कुछ भी करंट नहीं मिला। मैंने इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, सॉरी फोटोन, मैंने 100 फोटोन डाले तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, 200 फोटोन डाले तो 200 इलेक्ट्रॉन निकले, 300 फोटोन डाले तो 300 इलेक्ट्रॉन निकले। तो जितने फोटॉन्स गिर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बाहर निकलते जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है इसमें करंट कैसे मूव करता है वो देखिए आप। देखो लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और पूरे सर्किट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये है ई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है? देखो बेटा ध्यान से, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और याद रखो करंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बहता है एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है
तो करंट बेटा इस डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आ रही है? तो ये करंट का डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। और ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, सब ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, राइट, तो ये ग्राफ हमने बनाया। देखो यहां पर क्या बोला, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट, मतलब हम पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, राइट। हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जो है इसको कर दिया कांस्टेंट। चेंज किसको करेंगे, सिर्फ इंटेंसिटी को। चेंज किसको करेंगे, सिर्फ इंटेंसिटी को। सो देखो, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट सैचुरेटेड फोटो करंट इज मेजर्ड। व्हाट यू मीन बाय सैचुरेटेड फोटो करंट? अब भाई अगर आपने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है तो किसी भी कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए करंट सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट मतलब, मान लो मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, एक और ग्राफ देखो, मान लो मैंने 100 फोटोन भेजे। कितने फोटोन भेजे, 100 फोटोन। तो करंट पहले 0 था, करंट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, और फिर करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट। सैचुरेट क्यों हो गया, 100 फोटोन भेजे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, और अब सब 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। अब और इलेक्ट्रॉन आएंगे तब ना करंट बढ़ेगा। तो सर ये कौन सा ग्राफ है, ये वोल्टेज वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ है, सॉरी फोटो करंट का, वोल्टेज वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ है ये, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, सर कहां बढ़ाने वाले हो वोल्टेज, जरा ये बताइए। हमारे पास एक अभी तरकीब थी ना भाई, कौन सा था वो स्लाइड हमारा, हाँ ये रहा। देखो मैं यहां पर ये जो वोल्टेज है ना बेटा, ये वेरिएबल वोल्टेज होता है। ये क्या होता है, ये होता है वेरिएबल वोल्टेज। मतलब अगर मैं मान लो ये वोल्टेज को 0 कर दो तो करंट तो आएगा नहीं, ये आएगा भी तो बहुत थोड़ा करंट मिलेगा हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे ना ये गिरने पे। पर जैसे ये वोल्टेज में बढ़ाऊंगा तो ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन इस पे, लाइट इस पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बट जिस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है वो बेचारा यहीं पर बैठा हुआ है। पर जब मैं ये पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो ये नेगेटिव वाले उसको जोर से धक्का देंगे और ये पॉजिटिव वाले उसको जोर से खींचेंगे, और ऐसे करके हमारे सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसपे सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, और जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट। क्योंकि अब 100 फोटोन गिर रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और 100 के 100 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहे हैं बेटा, एनोड पे पहुंच रहे हैं। करंट बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ। इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना पड़ेगा। क्या बात चमक में आ रही है? हाँ चमक में आ रही है, यस। तो बेटा ये वही ग्राफ है, ये वोल्टेज वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, राइट। सो और इसके बाद जो है ये आपका हो गया कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो क्या दिया बेटा, it is observed that saturation photocurrent is proportional to the intensity of incident light at a given frequency। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। एज यू इंक्रीज योर इंटेंसिटी योर सैचुरेशन करंट आल्सो इंक्रीजेस। सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस मतलब जैसे अभी सैचुरेशन करंट इतना है, फिर वो बढ़ के इतना हो जाएगा, फिर वो बढ़ के इतना हो जाएगा, तो सैचुरेशन करंट बढ़ता ना जाएगा जब आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो वही कहना चाहते हैं ये, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा हेडिंग है कि दिख ही नहीं रहा है, इसको मैं एडिट तो नहीं कर सकता, आपके लिए ट्राई कर लेता हूं एडिट करने का। नहीं, मेरे को स्लाइड कट करना पड़ेगा यार। कीप, और ये गया तो लिया नीचे, अब जुगाड़ कर लेते हैं भाई। हाँ जी,
दिख रहा है नाम? चलिए क्या नाम देख रहे हो भाई? वेरिएशन ऑफ सैचुरेशन फोटो करंट विथ स्टॉपिंग पोटेंशियल एट कांस्टेंट इंटेंसिटी। मतलब ये कि मेरा सैचुरेशन फोटो करंट हम देखेंगे जब हमारा इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, है ना। करंट विथ स्टॉपिंग पोटेंशियल एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, मतलब मैं अभी क्या करने वाला हूं, फ्रीक्वेंसी अलग अलग लूंगा, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हमारा क्या इंटेंसिटी होगा वो हम चेक करते हैं। जस्ट अ सेकेंड बेटा। ओके, देख रहा था रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, वरना फालतू में मेहनत हो जाता है यार। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, फुल चैप्टर रिकॉर्ड कर दिया और बाद में देखा कि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन किया था। आप सोचिए, मतलब आपको कोई बोल दे कि भाई वहां भंडारा है, थोड़ा दूर है, आप दौड़ते गए और पता चला भाई उधर पे तो अंधेरा है, कैसा लगेगा? फिर भी यार वो तो हजम हो जाएगी बात यार, यहाँ पे तो साला एकदम। चलिए कोई नहीं। वेरिएशन ऑफ सैचुरेशन फोटो करंट विद स्टॉपिंग पोटेंशियल एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, ग्राफ बनाने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट हम सैचुरेशन करंट लेंगे, अलग अलग करंट के लिए अलग अलग जो हमारा ग्राफ बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके जी, तो कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द नेचर ऑफ द कैथोड कांस्टेंट फॉर डिफरेंट intensities of incident light, photo current is measured. तो कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द नेचर ऑफ कैथोड कांस्टेंट, तो मैं अभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखूंगा, सिर्फ डिफरेंट इंटेंसिटी लूंगा। क्या लूंगा? अलग अलग इंटेंसिटी पे कैसा ग्राफ आता है वो दिखाऊंगा आपको मैं। तो जरा इसको बाद में लेते हैं, अभी देखो ग्राफ कुछ ऐसा होगा बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर हम ले रहे हैं 3 इंटेंसिटी, I1, क्या उल्टा बना दिया मैंने, I1 then I2 and then I3। तो इंटेंसिटी I3 सबसे बड़ा, उससे छोटा I2, उससे छोटा I1, ठीक है। और हर एक इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये तो अभी हमने देख लिया, बराबर। तो बेटा यहां पर हम लेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पर हम लेंगे नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। और यहां पर हम लेंगे फोटो करंट, पीसी। पीसी मतलब फोटो करंट, ओके। ग्राफ बनाएंगे, 3 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बनाएंगे, तीनों अलग अलग बनाएंगे, ठीक है ना, अलग अलग कलर से बनाएंगे। अब देखो इंटेंसिटी I1, अब आप ये समझो कि मेरे पास जो ये मेटल प्लेट है, राइट, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, कहां क्या भाई, यही है ना, हाँ देखो ये जो मेटल प्लेट है मेरा, अभी जो ये कनेक्शन है, कनेक्शन कैसा है, ये एनोड है, ये कैथोड है, कैथोड पे लाइट गिर रही है। अच्छा एक बात और, ये जो कैथोड है इसको हम बोलते हैं एमीटर, और दिस एनोड इज कॉल्ड एज कलेक्टर। एमीटर इसलिए बोला गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, कलेक्टर इसलिए बोला गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा। चलो वो भी नाम लिख देते हैं, कैथोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमीटर एंड दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टर। देखो बिना कुछ किए कलेक्टर बन गया, है ना। हम पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बने, ऐसे ही कलेक्टर बन गया वो। हाँ जी, सो तो यहां पे जब लाइट गिरेगी, लाइट गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पॉजिटिव प्लेट पे, बराबर, एनोड पे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, पर हम बाद में क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे पोलैरिटी, मतलब यहां पॉजिटिव लेंगे, यहां नेगेटिव लेंगे। इसीलिए आपको कम्यूटेटर की यूज हुआ था, राइट। तो ये जो फिगर में आपका कम्यूटेटर की है वो इसीलिए यूज होता है पोलैरिटी रिवर्स करने के लिए। तो ये जो प्लेट नेगेटिव होता है, फिर ये प्लेट पॉजिटिव हो जाता है, और ये प्लेट नेगेटिव हो जाता है, उससे क्या चेंजेस आएगा वो आपको बताता हूं मैं। ये तो हो गया अपना, हाँ। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे अभी। ग्राफ देखो कैसा होगा। तो मैंने 3 अलग अलग इंटेंसिटी ली, बट यहां पे एक चीज आपको रखनी है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, उसके नीचे ही लिखा हुआ, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कांस्टेंट, ये बात याद रखो। और अलग अलग इंटेंसिटी के लिए लेंगे हम। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होगा कि 3 अलग इंटेंसिटी की लाइट आएगी, पहले 100 फोटोन आएंगे, 200 फोटोन आएंगे, 300 फोटोन आएंगे, पर सबका इंटेंसिटी जो है डिफरेंट है, बट सबका फ्रीक्वेंसी क्या सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है।
तो मान लो जीरो पोटेंशियल पे मुझे कुछ करंट मिल रहा है यहां पर, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा करंट बढ़ता जाएगा, और एक टाइम के बाद ग्राफ क्या हो जाएगा, सैचुरेट। ग्राफ क्या हो जाएगा, सैचुरेट। क्यों सैचुरेट हो गया भाई, मैंने बताया था कुछ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम थी तो वो उधर ही रुके हुए थे। मैं वेलोसिटी जैसे बढ़ाता गया तो मतलब 100 फोटोन गिरे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, 100 में से पहले गए 20-30 तो ऐसे ही चले गए क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा थी, जीरो पोटेंशियल पे ही पहुंच गए। फिर मैं पोटेंशियल बढ़ाता गया तो 50, 60, 70, 80, 90, 100 फोटोन आ गए। और उसके आगे आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो भाई, जब 100 निकल रहे हैं तो 100 ही आएंगे ना, ठीक है। तो ये मेरा होगा ग्राफ I1 के लिए। सेम होता है I2 के लिए, इंटेंसिटी ज्यादा है तो थोड़े करंट ज्यादा होंगे, ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। ग्राफ ऐसा गया। और I3 के लिए ग्राफ जो है वो ऐसा जाएगा। मतलब क्या हुआ, विद द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी इनका जो सैचुरेशन करंट है वो देखो बढ़ता गया, राइट। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं सैचुरेशन करंट कैसे बढ़ता गया, देखिए। तो आप देखो इसका सैचुरेशन करंट ये है, इसका सैचुरेशन करंट ये है, इसका सैचुरेशन करंट ये है। तो ये वाई एक्सिस पे करंट है ना, इसका करंट इतना, इसका करंट इतना, इसका करंट इतना, मतलब नीचे से बढ़ता ही जा रहा है करंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये रिवर्स वोल्टेज है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, राइट। या इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, रिवर्स वोल्टेज को हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है। तो अब क्या होगा ना, हमारा जो ये वाला पार्ट है, अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर ध्यान देना। अब मैं इसके ऊपर जो लाइट गिरा रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मैंने कर दिया पोलैरिटी रिवर्स, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पोलैरिटी रिवर्स करने से क्या होगा, ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कैथोड से एनोड बन जाएगा, और ये प्लेट जो है एनोड से कैथोड बन जाएगा। पर इसको अभी भी नाम कलेक्टर रखेंगे, इसको अभी भी नाम एमिटर ही होगा, क्योंकि लाइट अभी भी इस पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन अभी भी यहीं से बाहर निकलेंगे, पर पोलैरिटी बदल गई। अब पोलैरिटी बदल गई तो क्या होगा बेटा, लाइट इस पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, पर ये प्लेट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पर वो खींच रहा है उनको। क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं नेगेटिव है, और सामने वाला प्लेट वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो सामने वाला प्लेट तो खुद चाहेगा भाई मत आ मेरे से, दूर रहे, मत आओ मेरे पास। तो ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा और ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, जिससे ये होगा कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी कम होगी वो तो पहले ही रुक जाएगा। वेलोसिटी कम मतलब उसके पास एनर्जी कम है, वो पहले रुक गया। पर जैसे ही मैं रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे और रुकते जाएंगे, रुकते जाएंगे। खाली जिनके पास मैक्सिमम एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। एक टाइम मतलब एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। तो जिस पोटेंशियल पे हमारे सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे बेटा, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे बेटा, यस क्या बोलेंगे, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो हमने रिवर्स की पोलैरिटी, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहां से पीछे गए ऐसे, लाइक दिस। और ये तीनों भी एक ही पॉइंट पे आके रुकेंगे, एक ही वोल्टेज पे आके रुकेंगे। उस वोल्टेज को बोलेंगे वी नॉट, उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, वी नॉट। और वी नॉट का मतलब ही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, रुक जा रहे हैं। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो दिस इज द रिवर्स वोल्टेज वी आर प्रोवाइडिंग। रिवर्स वोल्टेज किया है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज था। रिवर्स वोल्टेज करने के लिए पोलैरिटी रिवर्स करेंगे, इसीलिए आपके बुक में कम्यूटेटर की दिया हुआ है, पोलैरिटी रिवर्स करने के लिए। बात समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गया, इजी ग्राफ है। मैंने बताया था आपको ट्रिक कैसे करना है, ऐसे डबल टैप करते जाओ पीछे पीछे, जिस पॉइंट से नहीं समझा वहां से फिर से देखो वीडियो, ठीक है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? बेटा ये देख लो, ये कुछ इसके लिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हो आप? ऑब्जर्वेशन में ये लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी कुछ भी हो, आप देख सकते हो ये I1 या I2 I3, अरे बेटा लिखा नहीं I1 I2 I3, ये I2 और ये I3, तो इंटेंसिटी कुछ भी हो उस पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, क्योंकि रीजन है सबका फ्रीक्वेंसी सेम है। सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो सबको रोकने के लिए मुझे एक ही एनर्जी लगेगी ना बेटा, क्योंकि जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, नंबर नहीं बढ़ेंगे, एनर्जी बढ़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंटेंसिटी से बढ़ते हैं, बात समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं वो इंटेंसिटी से बढ़ते हैं, पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी से बढ़ती है, और एनर्जी तभी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ गई तो उनको रोकने के लिए मुझे रिवर्स वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा, रिवर्स वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा। तो जैसे जो इलेक्ट्रॉन अभी यहीं पर स्टॉप हो गए, मान लो वो पीछे आके स्टॉप होंगे, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो बेटा क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हायर द इंटेंसिटी लार्जर द सैचुरेशन करंट। वही हमने देखा, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा सैचुरेशन करंट उतना ज्यादा, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं आगे। ओके ओके, आई होप ये दिख रहा है अभी आपको सबको स्टेटमेंट, ठीक है। वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी सेम है। यहां पे फर्क इतना होगा, पिछले वाले ग्राफ में हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी थी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा था और इंटेंसिटी को वेरी किया था। यहां पर फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजेंगे, पर तीनों का इंटेंसिटी सेम होगा। इंटेंसिटी सेम होगा मतलब तीनों से सेम नंबर के फोटॉन्स ही बाहर निकलेंगे। ओके, पानी पीने का मन कर रहा है अब, बहुत थकावट हो गई। ओके, keeping the intensity of the incident light and the nature of the cathode constant for different frequency of incident light photocurrents are measured। तो उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो भाई ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं फटाफट। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है हमें, देखो तो ये हमारा जो है ग्राफ बना रहे हैं हम, यहां पर हम लेंगे फोटो करंट, ये हमारा होगा पॉजिटिव वोल्टेज, ये हमारा होगा नेगेटिव वोल्टेज, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसको हम बोलेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल या रिवर्स वोल्टेज। आपको एक बात बताऊं, मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 26/11, है ना, बहुत ही बुरा दिन था हमारे लिए ये। और दूसरी बात ये, शायद से मुझे ऐसा लगता है आज भगवान भी रो रहे हैं। आज मुंबई में बारिश हो रही है, दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर, एंड ऑफ नवंबर, वेरी रेयरली वी सी रेन ड्यूरिंग एंड ऑफ नवंबर। सो मॉर्निंग में भी हुई बारिश, मेरा लेक्चर था, मैं बाहर गया हुआ था, और आज अभी भी हो रही है बाहर, राइट। तो इट्स नॉट रेनिंग लाइक वेरी हेवीली, बट यस इट इज रेनिंग देयर आउटसाइड। रिवर्स है ये, फॉरवर्ड है। तो कुछ करो आप लोग भी अच्छा अच्छा काम, है ना, जिससे आपका भी नाम हो, आपके पेरेंट्स का भी नाम हो, आपके पेरेंट्स आप पे गर्व करें कि ये मेरा बच्चा है। यस, तो मेक देम फील प्राउड बाय योर हार्ड वर्क, एंड यस हम तुम्हारे साथ हैं। कलर बदलते हैं यार, हाँ तो लेते हैं अभी। ओके, अब मैंने आपको बोला कि मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी लूंगा, μ1 μ2 μ3, तो हमने तीन अलग फ्रीक्वेंसी ली, और जो आई होगा ना, आई वो होगा कांस्टेंट। इंटेंसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी कर रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है बट इंटेंसिटी कांस्टेंट है। मैंने पहले बताया था अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट भी सेम होगा। तो इसका बेटा ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, ध्यान दो, कुछ ऐसे। तो ये फ्रीक्वेंसी 1 के लिए है,
फ्रीक्वेंसी 2 के लिए, फ्रीक्वेंसी 3 के लिए। कुछ ज्यादा ही ऊपर चले गया भाई। फ्रीक्वेंसी 3 के लिए, ठीक। सबका इंटेंसिटी देखो, सबका सैचुरेशन करंट सेम है ना। पर अब मैं क्या करूंगा, इनका रिवर्स करूंगा पोलैरिटी। पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब बेटा क्या है, अभी बताया था मैंने आपको। व्हाट यू मीन बाय रिवर्सिंग दी पोलैरिटी? देखो ये वाला, ये मैं पॉजिटिव को नेगेटिव कर दूंगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूंगा, ये कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड। पर ये अभी भी एमीटर है, ये अभी भी कलेक्टर है। ये प्लेट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा, और ये उनको आने नहीं देगा। जाएगा तो जाने नहीं देगा, आएगा तो आने नहीं देगा। जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बेचारे रुक जाएंगे, किसके पास, इसके पास। और जब इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और एक ऐसा पोटेंशियल आएगा यहां पर, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिस हम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं ना ये वाला, बट रिवर्स में पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिस पोटेंशियल पे सारे ही इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा। उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बट याद रखो बेटा, अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, हमारी एनर्जी चेंज होगी। तो जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा, उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा, तो उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ज्यादा, तो रोकने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, हमें ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, मोर दी एनर्जी ऑफ लाइट, तो ग्रेटर विल बी दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा क्या होगा आपका, एनर्जी, ठीक है। हाँ, ये हो गया ना हमारा, फिर उसी पे आ गए। हाँ, तो अब देखो इसको आप रिवर्स करोगे इसको, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो ये V1, V2, V3, सो वी हैव डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट ये सारे पोटेंशियल नेगेटिव में रहेंगे, याद रखो, ठीक है। ये सारे पोटेंशियल नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं जरा पानी पी लेता हूँ, तब तक रिवीजन करो। एक काम करो, तब तक आप, अरे भाई, तब तक आप इसे पढ़ो, रीड दिस, अंडरस्टैंड। पढ़ लिया? आई होप कर लिया होगा, ठीक। तो वही चीज लिखिए जो हमने अंडरस्टैंड करी। लार्जर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लार्जर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ द मेटल प्लेट, ऑब्वियसली बात है मेटल प्लेट की भी डिपेंड करेगा। अगर मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कम है तो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सैचुरेशन फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सैचुरेशन करंट भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सैचुरेशन करंट सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी अलग है तो सैचुरेशन करंट भी अलग होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट ग्राफ के लिए, राइट। अब ये जो ग्राफ है, आई थिंक इसके लिए भी मुझे आपको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। ओके, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, राइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। अभी हमने पढ़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द मिनिमम पोटेंशियल एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेट स्टॉप्ड, राइट। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब इसका ग्राफ जो बनेगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है।
आप उसमें बहुत कुछ सीखोगे, मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो जनरली इसका जो ग्राफ होता है ना, मैं ग्राफ को आपको 3-4 तरीके से सिखाऊंगा, इंटरप्रिटेट कराऊंगा ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम लेंगे फ्रीक्वेंसी और यहां पर हम लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, बराबर। अब देखो दो मेटल प्लेट लिया मैंने, मान लो मेरे पास एक मेटल प्लेट है ये वाला, ठीक है। अब इस मेटल प्लेट पे कुछ लाइट गिरी, अब मान लो उस लाइट के गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, बराबर ना। अगर लाइट के गिरने से भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतलब आई हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ानी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो मैंने क्या किया, मान लो पहले फ्रीक्वेंसी 0 थी तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, मान लो मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आया जहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब उस पॉइंट से जो मेरा ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दो, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा ना। अभी हमने पढ़ा विद द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। थोड़ा सा ग्राफ और टिल्ट करते हैं। विद द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, तो इसीलिए ये ग्राफ ऐसे जाता है। मान लो ये मेरा मेटल ए था, ये मेटल ए है, एक दूसरा मेटल है, मान लो इस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, बी मेटल, तो इसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, मतलब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी, इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इस वाले से ज्यादा होगा, ए वाले से। ये मेटल ए के लिए है, ये मेटल ए के लिए है, मेटल बी का ये आ गया, मान लो ये गया, दिस इज फॉर मेटल बी। तो मेटल बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, मेटल ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, और मेटल ए का जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कम है, मेटल बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये ज्यादा कम किस पे डिपेंड करता है, मेटल के वर्क फंक्शन पे, ठीक है। मुझे इसमें आपको इंटरेस्टिंग बात ये बतानी है जो आपको थोड़ा आगे समझ में आएगा। अब देखो वो जो मैंने बताया ना बेटा, वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लो, चीजें सिंपल है, ठीक है। क्या समझे इस स्टेट ग्राफ में, फ्रीक्वेंसी वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, विद द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। जैसे कि मेटल प्लेट पे लाइट गिर रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, पर अगर उस लाइट की एनर्जी बढ़ते जाएगी ना बेटा, जितनी एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन लाइट की, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएंगे उनकी उतनी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, एनर्जी बढ़ती जाएगी। देखो अभी ये इंपॉर्टेंट है क्या यार, सारा मुझे लगता है नीचे ही लेना पड़ेगा क्या, ओके। सो दिस इज माय आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। व्हाट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जस्ट लुक हियर एवरीवन। मैंने कुछ यहाँ पे रखा तो नहीं है ना, नहीं रखा है। देखो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा जैसा हमने पढ़ा, हमारा मेटल प्लेट है, लाइट गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल रीच टू दी कलेक्टर प्लेट। एमिटर प्लेट से निकलेंगे, कलेक्टर प्लेट पर जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसा हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है, ये पूरा वैक्यूम ट्यूब के अंदर रखा हुआ है। अब होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं इनके पास एक वेलोसिटी है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट दैट वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी कैसे निकाले, ध्यान देना, हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो मुझे इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए बेटा। तो किसी भी, मैंने आपको क्या बताया था, मेटल प्लेट पे जो लाइट गिर रही है इसके पास एक एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू, इसकी एनर्जी है ना E इक्वल्स टू एच न्यू, और जो मेटल प्लेट है इसका एक वर्क फंक्शन है दैट इज फाई नॉट। तो जितना लाइट का एनर्जी है उसमें से फाई नॉट तो यूज हो जाएगा, और बचा हुआ क्या होगा उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। तो बस वही हमारा चीज है यहाँ पर। तो आई कैन से दैट माई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। Kinetic energy is equals to h nu minus phi naught. What is kinetic energy? That is half m v square equals to h nu minus
फाई नॉट, और आपको याद होगा मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था फाई नॉट इज ऑल्सो रिटन एज एच न्यू नॉट। तो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। फाई नॉट को हम एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, यहां से एच कॉमन आ जाएगा, तो ठीक है, वो इक्वेशन बन जाएगा हमारा एक। अब ये जो स्टेटमेंट है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वी मैक्स के लिए है। ये स्टेटमेंट किसके लिए है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है, ये उसके लिए हमने निकाला। अब मैंने आपको बताया था अगर मैं इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसकी पोलैरिटी इधर पॉजिटिव कर दूं इधर नेगेटिव कर दूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये प्लेट पूरा क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और ये प्लेट क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब ये प्लेट नेगेटिव ये प्लेट पॉजिटिव, बेटा इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं सामने नेगेटिव को देखेंगे तो जाएंगे नहीं, पॉजिटिव वाला जाने नहीं देगा। और जैसे जैसे मैं इसका पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, ये बैटरी का या इस सर्किट का जो रिवर्स पोटेंशियल है, जैसे जैसे मैं इसका रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है उसकी स्पीड और कम होते जाएगी, राइट। ऐसा क्यों होता है? अब ये समझो, देखो पहले याद है मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, दोनों ऑपोजिट थे, यस। पर ऐसा नहीं होता है। अब देखो क्या होता है, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ। और इलेक्ट्रॉन को जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं? अपोज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं? अपोज करते हैं, उन पे फोर्स लगाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कहां पे सीखा सर हमने? आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। नहीं पता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 11 टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है चैप्टर क्लास 11 का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें जाके इसको देखो क्लास 7 की बुक में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बेटा इस पे जो फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, इसको अगर मैं इधर लेकर के आ जाऊं तो मेरा फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई, और पता है मेरा चार्ज नेगेटिव है तो यहां पर माइनस आ जाएगा। तो आप देखिए इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि माइनस साइन यहां पर। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जा रहे थे वो डीएक्सेलरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितना आप इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे ना, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा उसके रिवर्स डायरेक्शन में, और वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही डीएक्सेलरेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब डीएक्सेलरेट होगा यहां पर, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट डीएक्सेलरेट, बेटा इलेक्ट्रॉन जब डीएक्सेलरेट होगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते जाएगी, और एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसपे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। ये बात समझ में आई आप सबको? तो वो भी एक हमारा पोटेंशियल है। अब मैं आपको बताता हूं एनर्जी जो होती है, एनर्जी को अगर मैं पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूं, एनर्जी को पोटेंशियल टर्म्स में, आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको बताता हूं मैं। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब ये देखो, ये हमारा वर्क डन क्या है? एनर्जी है। पोटेंशियल क्या है? वोल्टेज। चार्ज को तो अभी यहां पे चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैंने ई ले लिया। तो देखो एनर्जी को हमने किसमें रिप्रेजेंट किया? वी और ई में। याद है आपको, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी होती है, तो ये वही है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने एनर्जी को रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वोल्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा ध्यान दो, मेरी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक जाएंगे, राइट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक जाएंगे। पर यहां पर आप देखोगे ये एनर्जी है, ये वोल्टेज है, और जब इस वोल्टेज को मैं ई से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये EV नॉट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ दिस बिकम एनर्जी। देखो ये क्या हो गया? एनर्जी का यूनिट हो गया। तो यहां भी एनर्जी है और यहां पर एच न्यू माइनस फाई नॉट है। तो ये हमें बन गया एक हमारा इक्वेशन। ये क्या बन गया? हमारा एक इक्वेशन। तो बेटा इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आइंस्टाइन प्रोबेबिलिटी इक्वेशन है। बस मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट से रिप्लेस करके दिखाया। तो यहां पर आप एक चीज याद रख लो कि आपका जो नया फॉर्मूला बन गया बेटा अभी यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू ईवी नॉट, याद रखोगे। हाँ लिखूं भाई, नीचे थोड़ा सा मुझे और लिखना है, यहां लिख देता हूं, यहीं पे लिखता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, या फिर काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। ये भी एक फॉर्मूला ही है हमारा, राइट। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा ये। तो ये चीज हो गई अभी। अब एक चीज और देखो, अगर मैं इस ई को इधर लेके जाऊं ऊपर वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं अभी कुछ इस तरीके से, राइट। मैंने क्या किया, ई को उस तरफ लेके गया, दोनों साइड में डिवाइड हो गया, तो मुझे मिला वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाय ई। इस इक्वेशन से क्या लेना देना है सर हमारा, बताता हूं क्या लेना देना है। आप इस इक्वेशन को खाली ध्यान में रखना। मैं चलता हूं जरा इस तरफ। अब जरा यहां पर आते हैं, हमारा इक्वेशन देखो बेटा ध्यान से। हमने पीछे इक्वेशन क्या लिखा था, हमने पीछे इक्वेशन लिखा था कि वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाई ई, याद है अभी पीछे लिखा हमने इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, बराबर, सबको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये। तो बेटा जब मैं इसको कंपेयर करता हूं इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है y की जगह पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो y एक्सिस पे कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। x एक्सिस पे कौन है, अच्छा ये m तो मेरा स्लोप है। देखो ये h बाई ई, m जो होता है स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, h बाई ई कांस्टेंट। तो स्लोप अगर निकालना है कभी भी इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो वो हो जाएगा h बाई ई, राइट। और ये जो नीट में जेई में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो स्लोप हो गया आपका h बाई ई, और x की जगह पे कौन है, देखो जरा फ्रीक्वेंसी। तो क्या मेरा x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, x एक्सिस पे कौन है, फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या होता है, c मतलब होता है y इंटरसेप्ट, मतलब ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को किधर टच करेगा। तो बेटा ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कहां टच करेगा, आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है, पाई नॉट बाय ई, जिसकी वैल्यू नेगेटिव है। मतलब अगर c का वैल्यू नेगेटिव, मतलब ग्राफ y एक्सिस को नेगेटिव y पे टच करेगा। और अगर मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड करता हूं पीछे, देखो इधर टच कर रहा है, इसको पीछे एक्सटेंड किया वो इधर टच कर रहा है, बराबर। तो ये मुझे वैल्यू किसका मिल रहा है, पाई नॉट बाई ई का वैल्यू मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट मैं यहां से इसका वर्क फंक्शन निकाल सकता हूं। आई कैन फाइंड आउट द वर्क फंक्शन ऑफ दिस विथ वाई इंटरसेप्ट। गेटिंग द पॉइंट, न्यूमेरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जो भी मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं बेटा। तो ये इक्वेशन आई होप आप कंपेयर करना समझ गए हो, मैंने कैसे कंपेयर किया इसको, आप फिर से एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, राइट। ओके, तो आई होप यू गॉट व्हाट इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है, अब देखो, अब जरा सा हम आगे आ गए टॉपिक पे। और यहां पर हम जरा, ये आपके टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये वेव थ्योरी का पॉइंट है, ये फोटोन पिक्चर है। मतलब जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अभी तक हमारे फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में, वो एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन हुए, वेव थियरी का उस पर क्या राय है और फोटोन पिक्चर का उस पर क्या राय है, ये इस टॉपिक में हम करेंगे। अभी इसको आप पढ़ोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एज सून एज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। तो जैसे ही मेटल सरफेस पे लाइट गिरते इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलते हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब वेव थ्योरी ने इसके बारे में क्या राय रखी, वेव थ्योरी ने ये बोला, मतलब वेव नेचर ऑफ लाइट। बट हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव है ही नहीं, लाइट पार्टिकल है। हमने अभी तक हम यही पढ़ते आए ना कि लाइट जिस मेटल प्लेट पे गिर रहा है, राइट, लाइट जिस मेटल प्लेट पे गिर रहा है वो एज अ फोटोन गिर रहा है। एंड व्हाट इज फोटोन, फोटोन्स आर एनर्जी पैकेट। मतलब इलेक्ट्रॉन जब मेटल पे गिरते हैं, देखो वैसे जनरली लाइट के गिरने से कोई चीज बाहर नहीं आती है,
मेरे पास एक हथौड़ा है, मैंने एक हथौड़ा दीवार पे दे मारा तो कुछ मिट्टी बाहर आई ना, मतलब उस पर एक मोमेंटम लगा, कुछ फोर्स लगा। तो फोर्स कौन लगाएगा? जिसके पास मास होगा, जिसके पास कुछ एनर्जी है, राइट। तो जिसके पास मोमेंटम है, बेसिकली क्या है? मोमेंटम। तो यहां पर जो फोटोन है ना बेटा, उस फोटोन के पास मोमेंटम है। जैसे फोटोन इसके ऊपर गिरता है वो इस पर एनर्जी एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, और जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, मतलब हम यहां पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा लाइट जो है वो यहां पर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर नहीं शो कर रहा है। वेव नेचर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इतने सारे मेटल प्लेट हैं, लाइट गिर रही है, अगर वो वेव नेचर मान के चलोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा कभी भी। तो वेव थियरी ने क्या बताया इसके बारे में? वेरी इंटेंस लाइट इज नीडेड फॉर इंटेंसिटी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव थ्योरी ने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट की इंटेंसिटी अगर कम भी है बट उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो देखो फोटोन पिक्चर यहाँ पे लिखा हुआ बेटा ऊपर, फोटोन पिक्चर मतलब फोटोन के नजरिए से क्या देख रहे हैं हम लोग? ओनली वन फोटोन इज नीडेड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड एवरी एक्सचेंज बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज इंस्टेंटेनियस कोलिजन। एक फोटोन काफी है बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मतलब इंटेंसिटी लो भी होगा तो भी चलेगा बट एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज आल्सो सफिशिएंट टू जनरेट फोटोकरंट। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, लाइट बहुत कम इंटेंसिटी का गिर रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो वेव नेचर क्या कहता है? लो इंटेंसिटी शुड नॉट गिव फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है और वो लाइट की इंटेंसिटी उस पर गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। ऐसा किसका कहना है? वेव नेचर का। फोटोन का क्या कहना है? सीधी बात है भाई, अगर लो इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी का मतलब लेस नंबर ऑफ फोटोन बट नॉट लेस एनर्जी फोटोन, राइट। हेंस लो करंट विल बी प्रोड्यूस, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट कम होगा बस। हाई इंटेंसिटी गिव लार्ज फोटो करंट मींस हायर रेट ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधी बात है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटोन्स गिरेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा करंट मिलेगा। बट वेव नेचर का क्या मानना है? हाई इंटेंसिटी मींस हाई एनर्जी रेडिएशन एंड देयरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। उनका मानना है हाई एनर्जी है तो उनका रेडिएशन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। बट हाई इंटेंसिटी का मतलब है मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसके मदद से, फोटॉन्स की मदद से, इसलिए ज्यादा करंट आते हैं। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता, ये हमने देखा है ना। इलेक्ट्रॉन की अगर फोटॉन्स की आप इंटेंसिटी बढ़ा दो तो एनर्जी में कोई फर्क नहीं आता, ये सच बात है। हायर इंटेंसिटी शुड मींस इलेक्ट्रॉन एमिटेड विद हायर एनर्जी, ऐसा फोटॉन्स मानते, अच्छा ये वेव थ्योरी मानता था कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हाई इंटेंसिटी मतलब हाई नंबर ऑफ फोटॉन, हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा करंट, राइट। बट एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगी बिकॉज एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अ मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नीडेड टू फोटो करंट टू स्टार्ट। सीधी बात है ना भाई, किसी मेटल पे अगर लाइट गिर रही है तो इसके बाद मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होना चाहिए ना, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब इसका वेव नेचर का क्या मानना है? लो फ्रीक्वेंसी लाइट शुड नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन बट वुड टेक मोर टाइम। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर लाइट की एनर्जी कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, तो वो लाइट जब गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं आएंगे, पर अगर कंटिन्यू लाइट गिरता रहा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे शायद से। इनका मतलब कहने का ये कि वो मेटल प्लेट इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा, फिर एक टाइम जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। A photon of low frequency light will not have sufficient energy to release an electron from the surface। सीधी बात है भाई, एनर्जी बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते। Increasing the frequency of incident light increases the maximum kinetic energy of electron। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी शुड इंक्रीज, तो यहाँ पे वेव वाले बार बार एक ही चीज मान ले यार, इनका मानना है कि इंटेंसिटी ज्यादा, तो अभी इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है जो लाइट गिर रही है, जैसे लाइट अभी इस रूम में लाइट है, मान लो मैंने अभी 1 2 3 4 लाइट चालू कर रखी है, मैंने अगर लाइट बंद कर दिया तो क्या होगा? इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सारे लाइट बंद कर दिए तो अंधेरा हो जाएगा, इंटेंसिटी 0, राइट, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। पर सारे व्हाइट लाइट है मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार गो थ्रू कर लो इसको, टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, रीड कर लो। अब हम आते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, राइट। तो व्हाट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी? सो कॉम्पटन इफेक्ट की बात कर रहे होंगे बेटा यहाँ पर हम लोग।
देखो वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब ये होता है कि हमारा डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब हमारे जितने भी रेडिएशन, अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा इससे हमें ये समझ में आया कि हमारे जितने भी रेडिएशन है वो वेव तो है, बट वो साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी शो कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट था कॉम्पटन स्कैटरिंग करके, कॉम्पटन इफेक्ट करके। तो जब हमने एक इंसिडेंट फोटोन को जब इंसिडेंट किया एक इलेक्ट्रॉन पे, तो उस इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब, ये जब जब उससे टकराया ये, तो उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया और एक एनर्जी ऑफ लाइट बाहर निकली अलग वाली। ये क्या था? देखो इंसिडेंट लाइट जो आया था बेटा, आप अगर इसमें एक चीज देखोगे तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, देखो इसका वेवलेंथ छोटा है, इसका वेवलेंथ छोटा है, पर ये जो लाइट बाहर निकल रही है इसका अगर आप देखोगे इसका वेवलेंथ थोड़ा बड़ा है। अगर आपको दिख रहा है, आई डोंट नो, इसका वेवलेंथ छोटा है, इसका वेवलेंथ बड़ा है। तो हमने पहले एक हाई एनर्जी लाइट छोड़ी अंदर, इलेक्ट्रॉन को स्कैटर किया, मतलब उस पर लगा, इलेक्ट्रॉन पे हिट किया, हिट करने से इलेक्ट्रॉन ने उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इसमें से, इस फोटोन से, तो उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, राइट। और ये लाइट जो है, बची हुई एनर्जी बाहर आ गई। अब बची हुई एनर्जी जो बाहर आ रही है, तो बची हुई एनर्जी अभी इसमें से देखो क्या हुआ, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले गया ना, तो एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कम हो गया, तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही हो गया ना, ज्यादातर एक्सरेज का एक्सपेरिमेंट है ये। अब यहां पर हमने क्या किया है, हमारे फोटॉन्स के बारे में कुछ बताया है, फोटॉन्स के बारे में कुछ बताया है, इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है ये। फोटॉन्स के बारे में जो भी कुछ बोला गया है यहां पर, स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ है यहां पर। स्टेटमेंट ये है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द चेंज इन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट पासेस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होती है कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, और एक जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना हो जाएगा, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होगा। तो अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये याद रख लो। थर्ड, चार्ज ऑफ द फोटोन इज जीरो। तो फोटोन पे जो चार्ज होता है बेटा वो जीरो है, तो इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फोटॉन्स की। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। ओके, ये सारे फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन अगर रेस्ट पर है तो उसका मास जीरो होगा, बट मूविंग मास होता है, रेस्ट मास जीरो होता है। इट इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, इट इज बंडल ऑफ एनर्जी। ये कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं, बट एक बंडल ऑफ एनर्जी है जो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इफेक्टिव मास ऑफ द फोटोन इज E is equal to mc square. A photon possesses momentum given by P equals to h by lambda. पूरा लिखा नहीं यहाँ पर, P equals to h by lambda, राइट। अगर आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ा होगा आपके केमिस्ट्री में तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इतनी एनर्जी होती है, ठीक है इसकी। तो ये था वेव पार्टिकल डुअलिटी। ओके, तो आफ्टर योर वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, दैट इज आई थिंक फोटोसेल है। फोटोसेल, ओके, फोटोसेल क्या होता है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बेटा। ये सेटअप है पूरा फोटोसेल का, राइट। तो ये एक चेंबर है जिसके अंदर हमने एक कैथोड और एक एनोड लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहां से कुछ लाइट आती है और उस कैथोड पे गिरती है, कैथोड पे गिरने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, एनोड के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड के पास, ये बैटरी से कनेक्टेड है तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमें इसके अंदर करंट मिलेगा।
तो ये लाइट के फॉल होने से जो हमें करंट मिल रहा है, सच करंट आर कॉल्ड एज फोटो करंट, और लाइट से आया है, ये एक सेल की तरह वर्क कर रहा है, बैटरी की तरह वर्क कर रहा है, therefore they are called as photo cell, therefore they are called as photo cell. Now this is clear to you all what is photo cell. So a device which converts light energy into electrical energy is known as photo cell, photoelectric cell or photo cell. Next, it is technological application of the photo cell effect. It's a device whose electrical properties are affected by light. तो लाइट के ऊपर इसका प्रॉपर्टी इफेक्ट होता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसको ज्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं, आप किसी मॉल वगैरह में गए होगे बेटा, तो उस मॉल में आपने देखा होगा एक डोर होता है जिसमें से आप एंट्री लेते हो, यहां से ग्रीन लाइट निकलती होती है, आपने देखा होगा कभी कभी। एक्चुअली उसके आगे फोटो डायोड लगा होता है या फोटो सेल लगा होता है, तो ये लाइट जाके उस फोटो सेल पे गिरता है, लाइट जाके फोटो सेल पे गिरता है, और जब तक लाइट फोटो सेल पे गिरेगा तब तक हमें करंट मिलेगा। तो बेसिकली इसको काउंटर सर्किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउंटर सर्किट। तो जब इसके ऊपर लाइट गिरता है तो ये 1 काउंट करता है, मतलब सॉरी ये कुछ भी काउंट नहीं करता है। जब कोई यहां से पास आउट होगा, ये लाइट कट डाउन होगी, जैसे लाइट कट डाउन होगी बेटा करंट इसके अंदर स्टॉप हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा तो ये 1 काउंट करेगा। फिर लाइट गिरने लगी, फिर काउंटिंग ये रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर कोई पास हो गया, फिर ये 2 काउंट करेगा, फिर ये 3 का, मतलब ये काउंटर सर्किट की तरह इसको यूज कर रहे हैं। फिर इसको हम यूज करते हैं एज अ बर्गलर अलार्म, मतलब घर में लगाते हैं। जैसे यहां पर क्या होता है, ये जो लाइट यहां से निकलती है इस पे गिरती है ना, लाइट दिखाई नहीं देती है, मतलब वो आपकी इंफ्रारेड रेज हो सकते हैं, यूवी रेज हो सकते हैं, तो ऐसे रेज जो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हमारे आंखों से, राइट। तो मान लो ये हमारा घर का गेट है, घर का गेट है, या हमारे घर में कोई भी कहीं भी आपने लगा दिया, तो क्या होता है अगर कोई चोर जा रहा है, वो चोर उस पर पास किया तो अलार्म बजना शुरू होगा। जैसे लाइट कट डाउन होगी तो उसे अलार्म सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे, लाइट कट डाउन हुआ, करंट सप्लाई बंद हुआ, करंट सप्लाई जैसे बंद हुआ, सिस्टम ऐसा डिजाइन ही होगा कि करंट सप्लाई बंद, अलार्म शुरू। वो चाहे किसी से भी कट हो, कोई इंसान से या कोई जानवर से, किसी से, बट अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है ये यूज होता है, इसको हम बोलते हैं फोटो सेल। तो फोटो सेल के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ये उसी तरीके से जैसे फोटो डायोड है, आपको क्लास 12th में जो टॉपिक है आपका सेमीकंडक्टर, उसके अंदर फोटो डायोड भी पढ़ोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, राइट, वो अभी आ रहा है, दैट इज आवर, अभी तो हमने पढ़ा कि हमारे जितने भी रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, पर हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स भी रेडिएशन की तरह बिहेव करते हैं। बट वो करने के लिए पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं क्या, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इसी के आगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज आवर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, राइट। सो व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बेटा। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपने वैसे केमिस्ट्री में इसको किया होगा, बट आपको अगर नहीं याद है तो आई विल टेल यू व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो बेसिकली क्या होता है, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे जितने भी वेव हैं, जो रेडिएशन है, दे आर शोइंग पार्टिकल नेचर। अब उसी तरीके से डी ब्रॉगली ने ये सोचा, डी ब्रॉगली ने ये सोचा कि हमारे जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी मैटर हैं, तो वो भी वेव नेचर देंगे या वेव नेचर शो करेंगे। तो फॉर दैट उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया। अब यहां पर स्टेटमेंट देखो क्या क्या दिया, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ओनली। पूरे यूनिवर्स में क्या क्या बचा है, मैटर और रेडिएशन। नेचर लव सिमेट्री, सबसे बड़ी चीज। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करते हो, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो, तो नेचर को सिमेट्री बड़ा पसंद है। तो जिस तरीके से, ध्यान सुनना, जिस तरीके से रेडिएशन मैटर का नेचर शो कर रहे थे, वैसे ही मैटर भी क्या करेगा, रेडिएशन मतलब वेव का नेचर शो करेगा। इफ रेडिएशन हैज डुअल नेचर देन मैटर also should have dual nature. So according to de Broglie, particle like electron, photon and neutron also have both wave and particle properties. तो इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके पास क्या है, वेव लाइक प्रॉपर्टी है। The wave associated with the moving particle are called matter wave. उनको क्या बोलेंगे हम लोग, matter wave, and the wavelength is called de Broglie wavelength of the particle. अब ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया कहां से, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ओके चलिए देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया कहां से। आप सबको एक फॉर्मूला पता है,
E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। इफ आई राइट E इज इक्वल टू mc इंटू सी, राइट, सी को स्प्लिट किया। अब ये मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज c? c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। ओके, c मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मास इंटू स्पीड इज नथिंग बट मोमेंटम, तो E इज इक्वल टू p इंटू सी हो गया, राइट। तो P क्या हो जाएगा? E बाय c। तो ये फॉर्मूला है दैट एनर्जी दैट मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट। बट वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, हमें ये पता है कि हमारा जो E है वो क्या है? h न्यू। E इज इक्वल टू h न्यू। बेटा तो ये E की जगह पे आप क्या रखोगे? h न्यू। तो आपका P क्या हो जाएगा? h न्यू बाय c। क्या हो जाएगा P आपका? h न्यू बाय c। नाउ जस्ट लुक एट हियर, आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारा जो न्यू बाय c होता है वो होता है 1 बाय लैम्बडा। क्या होता है वो? 1 बाय लैम्बडा। कैसे आया ये? मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सी को इधर लेके आ जाओ तो न्यू बाय सी आपको आ जाएगा 1 बाय लैम्बडा, है ना। तो इस वाली वैल्यू को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना, न्यू बाय सी की जगह, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बाय सी की जगह अगर मैंने पुट कर दिया 1 बाय लैम्बडा, तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा दैट P इज इक्वल्स टू H एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा H बाय लैम्बडा। हो जाएगा H बाय लैम्बडा। लैम्बडा को इधर लेके जाओ, P को इधर आ जाओ, तो लैम्बडा इक्वल्स टू H बाय P। क्या आ गया? लैम्बडा इक्वल्स टू H बाय P। और ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन को ध्यान से देखो, ये एक ऐसा लौता इक्वेशन है जो वेव और पार्टिकल के बीच में रिलेशन मेंटेन करता है। लैम्बडा, वेवलेंथ, वेव प्रॉपर्टी, मोमेंटम, मैटर की प्रॉपर्टी, दोनों ही इसी इक्वेशन में है। तो उन्होंने इस इक्वेशन को बनाया और उसने बताया कि जितने भी हमारे पार्टिकल है वो शो कर रहे हैं क्या? वेव नेचर। पर हमें दिखते क्यों नहीं है? दिखते क्यों नहीं है ये? मैं अगर आपको एक बात बोलूं, अगर आप दो चीज कंपेयर करना मेरे साथ, मैं आपको बोलता हूं करना, वो ट्राई करना। आप एक इलेक्ट्रॉन ले लो और एक बॉल ले लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो अपना 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी से मूव करता है, रैंडम वेलोसिटी 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड ले लो, और आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करो वेवलेंथ। क्या कैलकुलेट करो? वेवलेंथ। तो उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई पी। तो h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 द होल डिवाइड बाय p होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू 10 पावर 6 या 5, चलो 6 भी लो कोई बात नहीं। अब 31 में से 6 गया बेटा, बचा कितना? 25 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 34 में से 25 गया, बचा -9। ठीक है, इन नंबर्स को आप सॉल्व कर लो, कुछ तो एक एक्स नंबर आएगा बट पावर आएगा 10 पावर -9। मतलब यू आर गेटिंग दी वेवलेंथ इन 10 पावर -9, मतलब नैनोमीटर। यू आर गेटिंग दी वेवलेंथ इन नैनोमीटर। बेटा नैनोमीटर जो वेवलेंथ होता है वो मेजरेबल क्वांटिटी है, आप मेजर कर सकते हो। बहुत सारे लाइट की वेवलेंथ नैनोमीटर में होती है। इन द सेम वे जो हमारे बॉल हैं, आपके पास कोई भी बॉल है, खेलते हो जिससे, राइट, तो बॉल का मास कितना हो सकता है यार? 0.1 kg होगा। वो कितने स्पीड से फेंकोगे? मान लो आपने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया, इतनी भी बहुत ज्यादा है, बट फिर भी अब आप कैलकुलेट करो इसका वेवलेंथ h बाई पी लगा के। h क्या ले लोगे? 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय उसका मास 0.1 इंटू 100 मतलब 10 पावर 2। आंसर आएगा ये, नीचे 10 बचेगा, ऊपर जाके माइनस, तो 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 35 मीटर। जस्ट सी बेटा, 35 मीटर, इतना छोटा वेवलेंथ, 10 पावर माइनस 35। तो जब हम एक बॉल को थ्रो करते हैं ना, तो वो भी एक वेव नेचर दिखाता है, वो भी ऐसे वेव फॉर्म करता है, बट उसका वेवलेंथ इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इवन यू कैन नॉट मेजर इट बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। Therefore, we cannot see the particle have wave nature, but इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर मेजरेबल है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। Are you getting the point? तो ये यहां पर बताना चाहते थे। तो ये इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। आगे इसी इक्वेशन को यूज करते हुए वी कैन राइट, देखो सिंस हमें पता चला क्या, लैम्बडा इक्वल्स टू h बाय पी।
बट व्हाट इज पी? मास इंटू वेलोसिटी। तो लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाई पी, मैंने इसकी जगह पे लिखा मास इंटू वेलोसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वी वेलोसिटी, वेलोसिटी कहां से निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी से। तो मैंने ई के लिखा, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी, दैट इज माय हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से वी की वैल्यू निकालते हैं, सबको यहां लेके आ जाओ। तो 2 ई के बाय एम इक्वल्स टू वी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देयरफॉर माय वी इज इक्वल्स टू, राइट, वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 ई के बाय एम, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या वी की वैल्यू मिली। ये वी की वैल्यू बेटा यहां पुट कर दो, इक्वेशन 2 है ना हमारा ये, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, पुट इक्वेशन 3 इन 2। तो 3 को 2 में पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? तो 3 को 2 में पुट करोगे तो यू विल गेट लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाय एम, और ये अंडर रूट में आएगा, तो अंडर रूट में एम ऊपर जाएगा और 2e के नीचे आ जाएगा, ठीक है, एम ऊपर जाएगा क्योंकि ये v नीचे आएगा ना डिनोमिनेटर में, ठीक है। m को अंदर ले लो, तो h अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर 2e के, m जाके अंदर m स्क्वायर होगा, ये m कैंसल, तो हमें मिला h अंडर रूट ऑफ 1/2m e के। h भी अंदर लेके जाओगे तो वो भी अंदर जाके कुछ नहीं, h स्क्वायर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा उसके अंदर, राइट। सो आई होप यू गॉट दी वैल्यू कि हमने ये कैसे निकाला। तो इसको आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, h/2m e के अंडर रूट में, ठीक है। अभी ई के क्या एनर्जी, याद आपको मैंने एनर्जी बताया था, दैट इज माय वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। थोड़ी देर पहले लिखा था अभी हमने, तो दिस इज वर्क डन नथिंग बट एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज को मैं अगर ई ले लूं क्योंकि भी हमारे पास चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये वैल्यू यहां ऊपर पुट कर दोगे ई के की जगह पे, तो आपका जो इक्वेशन है लैम्बडा, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ev, वेयर v इज द वोल्टेज। ध्यान देना, v यहां पर वोल्टेज है, v यहां पर वेलोसिटी नहीं है, v इज द वोल्टेज, h यहां पे वेवलेंथ है। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस, अगर ये बेटा एक फॉर्मूला मिल गया हमें, ये हमें क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया पूरी तरीके से। यहां पर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो इसको पूरा सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू 1.228 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v नैनोमीटर। ये h की वैल्यू, 2 की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू सब पुट करोगे, v छोड़ दोगे, v हमारा चार्ज है, सॉरी पोटेंशियल है, उसको हम छोड़ देंगे, v हमारा पोटेंशियल उसको हम छोड़ देंगे, उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पुट करेंगे, तो 1.228 नैनोमीटर ये हमें वैल्यू मिलेगी लैम्बडा की। अगर आप वोल्टेज पुट कर दो देन यू विल गेट दी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लिए किया हुआ है हमने, क्योंकि मास हम इलेक्ट्रॉन का लिए है, प्रोटॉन का मास लोगे तो प्रोटॉन के लिए मिलेगा, राइट। तो ये जो था, दिस वाज द थ्योरेटिकल प्रूफ, दिस वाज द थ्योरेटिकल प्रूफ टू फाइंड आउट द वेवलेंथ। अब इसको आगे जो कंटिन्यू है वो किसने किया, इसको आगे कंटिन्यू किया है बेटा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। आपको बताता हूं मैं कैसे कंटिन्यू करेंगे इसको, लेट्स सी। सो हियर इज द सेटअप फॉर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। व्हाई दे डू दिस एक्सपेरिमेंट? डेविसन एंड जर्मर ने इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए किया था ताकि वो प्रूव कर सके कि सारे पार्टिकल जितने मैटर उनके पास वेव नेचर है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, एक फिलामेंट लिया, दिस इज द फिलामेंट। पहले तो एक पूरा वैक्यूम चेंबर लिया, उस वैक्यूम चेंबर में एक फिलामेंट है जिसको एक LT से कनेक्ट किया, LT मतलब होता है लो टेंशन बैटरी, राइट, LT से कनेक्ट किया। और फिलामेंट के सामने बेटा एक है हमारा क्या बोलते हैं, कॉलीमेटर, या इसको आप एक्सेलरेटिंग वो भी बोल सकते हो। मतलब यहां से ये फिलामेंट एक इलेक्ट्रॉन गन की तरह भी बिहेव कर रहा है, राइट, दिस इज बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रॉन गन। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे वो इस कॉलीमेटिंग एनोड के अंदर जाएंगे, और जैसे वो इसके अंदर जाएंगे बेटा, दिस इज कनेक्टेड टू HT, HT का मतलब होता है हाई टेंशन बैटरी, दे आर कनेक्टेड टू HT विच इज माय हाई टेंशन बैटरी, और ये हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है। तो जैसे मेरे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, उनकी वेलोसिटी वो एक्सेलरेट हो जाएंगे और काफी ज्यादा स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे होंगे। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाके हिट करेंगे इस निकल क्रिस्टल को, तो ये निकल क्रिस्टल है, ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, निकल क्रिस्टल को जैसे ये हिट करेंगे, अब हिट करने के बाद क्या होगा ना,
देखो जनरली क्या होगा, हिट करके इलेक्ट्रॉन ऐसे स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। बट होता क्या है, यहां पर एक मूवेबल कलेक्टर लगा है, इट इज अ डिटेक्टर, वन टाइप ऑफ डिटेक्टर, जो एक गैलोमीटर से बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है ना, उसको हम ऐसे रोटेट करते हैं 360। तो जब उसको हम 360 रोटेट करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, ध्यान देना, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे वो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करता है। क्या शो करता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखो कहीं पे इंटेंसिटी कम है, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? वेव की प्रॉपर्टी है। अगर आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां पर क्या होता है कि जब लाइट गिरती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, मतलब दो वेव मीट कर रहे हैं सेम फेस में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव मीट कर रहे हैं डिफरेंट फेस में, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसी एक एंगल पे, किसी एंगल पे इंटेंसिटी कम होगी, जो कि वेव की प्रॉपर्टी है। मतलब लाइट जैसे ही निकल क्रिस्टल पे गिरेगा वो स्कैटर हो जाएगा लाइक अ वेव, लाइक अ वेव स्कैटर होगा, और किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा, किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी कम, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन के गिरते ही स्कैटर हो जाएगा और ये इंटेंसिटी मेजर करेगा। ये क्या करेगा? इंटेंसिटी मेजर करेगा। डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है ये हमारा, ठीक है, निकल क्रिस्टल पे गिरेगा तो ये उसको मेजर करेगा। और जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, वहां पे क्या आ गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया यहां पर? यस, कि वो वेव नेचर शो कर रहा है। यही तो मेन चीज है यहां पर शो करने के लिए, बताने के लिए हमारे पास, ठीक है, कि वो वेव नेचर क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो बेटा यहां पर एक चीज याद रखो, ये जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो होता है 50 डिग्री का। कितना होता है वो? 50 डिग्री का। अब मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, यू कैन लुक एट दिस ग्राफ। अगर आप ये ग्राफ देख पा रहे हो तो ये ग्राफ ना अलग अलग वोल्टेज पे बेटा, ये 44 वोल्ट है, 48 वोल्ट, 54 वोल्ट, 64 वोल्ट एंड 68 वोल्ट। क्या आपको ये दिख रहा है? लेट मी सी, सारे वैल्यूज बहुत सही दिख रहे हैं, चलो सुपर। तो ये ना सारे हमारे वोल्टेज है, ठीक है। तो आप देखो ये अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग ग्राफ दिख रहा है हमें, राइट। कौन सा वोल्टेज है ये? तो हमने जो ये वोल्टेज शो किया था ना, ये हाई टेंशन बैटरी से जो वोल्टेज दिया था वो वोल्टेज है। ये लो टेंशन बैटरी का वोल्टेज है जो खाली गन को रेड हॉट करता है, जिसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, पर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का काम किसका? एचटी का, हाई टेंशन बैटरी का। तो अलग अलग पोटेंशियल पे हमें अलग अलग क्या मिलता है? स्कैटरिंग एंगल मिलता है। और उसका हम ग्राफ बनाते हैं। हम उसका क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो 44 वोल्ट पे ये ग्राफ बना, 48 वोल्ट पे ये ग्राफ मिला, 54 वोल्ट पे ये ग्राफ बना, और 64 वोल्ट पे ये ग्राफ बना, फिर 68 पे ये ग्राफ बना। अब इस ग्राफ की खास बात ये है, वैसे ग्राफ टेक्स्ट बुक में नहीं तो ध्यान दो यहां पर, इसमें खास बात ये है कि आप देखो जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता गया तो ये जो आप देख रहे हो बंप जो हो रहा है, मतलब ये जो जिस पॉइंट पे जाके ये मैक्सिमम दे रहा है हमें, राइट, तो ये बंप जो है ये बढ़ता जा रहा है। इसको बंप या किंग भी बोलते हैं, राइट। तो ये बंप जो है ये सबसे ज्यादा हुआ 54 वोल्ट पे, राइट। तो 54 वोल्ट पे जब वोल्टेज हमारा 54 वोल्ट था, उस वोल्ट पे हमें बंप जो किंग जो है वो सबसे ज्यादा मिला। और ये जिस पॉइंट पे हुआ उस पॉइंट पे हमारा स्कैटरिंग एंगल जो था थीटा, वो था 50 डिग्री, राइट, वो था 50 डिग्री। और 54 वोल्ट के बाद जब बेटा हमने फिर से क्या किया? वोल्टेज बढ़ाया, तो देखो वो जो बंप है वो कम हो गया। एक्चुअली ये शो करता है आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जितना ज्यादा बड़ा पीक होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो 54 वोल्ट पे हमें मैक्सिमम मिला क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और 54 वोल्ट पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव, अभी मैंने जो बोला वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है बेटा, राइट। तो हमने क्या किया, जो डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला डिराइव किया था, कौन सा वाला? ये वाला, मतलब अभी जो हमने डिराइव किया इस फॉर्मूले में V की जगह हमने 54 वोल्ट डाला। क्या डाला हमने? 54 वोल्ट। और उसका वेवलेंथ फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन का। ये हो रहा है थ्योरेटिकल प्रूफ। और हमने जो एक्सपेरिमेंट किया अभी, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हमने क्या किया? वेवलेंथ फाइंड आउट किया बेटा। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे आपको सब कुछ ध्यान में समझ में आ जाएगा। सी, ये वाली पॉइंट देखते, ये नहीं तो ये वाली पॉइंट देखो। With the help of the electron diffraction, the wavelength of the matter wave was calculated to be, by God, calculated to be 0.165 नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ है ये हमने कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली। कैसे कैलकुलेट किया हमने इसको? एक्सपेरिमेंटली। और हमें वेवलेंथ कितना मिला बेटा?
0.165 नैनोमीटर, ये हमें वेवलेंथ मिला एक्सपेरिमेंटली, इस एक्सपेरिमेंट से। फिर जब हमने इसी इक्वेशन को कोरिलेट किया डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के इक्वेशन के साथ में, तो लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई पी, और ये लैम्बडा इक्वल्स टू 1.227228 था, डिवाइड बाय, यहाँ पे अंडर रूट आएगा बेटा, अंडर रूट नहीं लिया, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 54 वोल्ट, एंड जस्ट सी द वैल्यू, इट्स 0.167 नैनोमीटर। और बेटा पीछे वैल्यू देखो कितना था, 0.165 नैनोमीटर। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, राइट। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, किससे कैलकुलेट करी, फॉर्मूले से जो हमें मिला था। तो फॉर्मूले से जो हमें आंसर आ रहा है और जो हमने एक्सपेरिमेंट से आंसर लाया नैनोमीटर, जो हमने एक्सपेरिमेंट से आंसर लाया, बेटा ये दोनों ही आंसर अप्रोक्सीमेटली बहुत ही क्लोज हैं। इससे ये प्रूव हो गया कि हमारे सारे मैटर के पास जो है क्या है, पार्टिकल नेचर है। सारे मैटर के पास क्या है, पार्टिकल नेचर है। दिस प्रूव दैट, ओके। तो यहां पर हाइपोथेसिस का पार्ट एंड होता है। अब वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, ये भी एक बार देख लेते हैं, आपका एंड पार्ट है टॉपिक का। कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, राइट, वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। मैटर पार्टिकल्स शो वेव लाइक नेचर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जितने भी हमारे मैटर है वो वेव की तरह नेचर शो करते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। Frequency, that is omega, and the wave number k are used to describe wave in the classical theories, while mass and momentum p are used to describe in particle। सीधी बात है ना भाई, जितने भी हमारे ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर, ये सब हम वेव के लिए यूज करते हैं। पार्टिकल के लिए मोमेंटम यूज करते हैं, मास यूज करते हैं, राइट। Wave particle duality implies that all moving particles have an associated frequency and associated wave number, and all waves have an associated energy and momentum। तो वेव पार्टिकल ये भी बताता है कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनके पास एक फ्रीक्वेंसी है और उनके पास एक एसोसिएटेड वेव नंबर भी है, राइट। और सारे वेव जो हैं उन वेव के पास एक एनर्जी और एक मोमेंटम है। जैसा अभी हम पढ़ते आए, लाइट थी, वेव है वो, राइट, वो वेव है बट उसके पास एक एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है। पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है बट उसके पास एक फ्रीक्वेंसी है और उसके पास एक वेव नंबर भी है, ठीक है। The wave particle duality of matter due to quantum behavior when we are dealing with microscopic object size। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी भाई, जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तभी इसको हम कर सकते हैं। पार्टिकल साइज जितना बड़ा होता जाएगा वेव पार्टिकल डुअलिटी हमें नहीं मिलेगी। तो मिनिमम साइज माइक्रोमीटर में होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, if all the material objects in motion have an associated wavelength, we can calculate wavelength, but the calculated wavelength is negative। देखो अभी मैंने बताया था आपको, मैंने याद है वो बॉल का वेवलेंथ निकाला था, कितना मिलता है, 10⁻36 या 35। इतना छोटा वेवलेंथ जो मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो जितना मैटर बड़ा होगा वेवलेंथ उसका उतना छोटा होगा, और हमारे लिए मेजर करना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा, राइट। Therefore, the wavelength associated with microscopic particle do not play a significant role in our everyday life, and we need not consider the wave nature। तो इसीलिए हम वेव नेचर ज्यादा कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमें ज्यादा वेव नेचर दिखते नहीं। हमारे पास जितने भी मैटर्स हैं उनमें हमें कोई वेव नेचर ऐसा दिखाई। Also, the wavelength of the microscopic particles are so small that they cannot be measured। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के वेवलेंथ भी इतने छोटे हैं कि उनको हम जनरली मेजर नहीं कर सकते। So, photon picture allows transfer of energy and momentum in the same manner as the Newtonian mechanics। जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो भाई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वैसे यहां पर भी जो हमारा फोटोन पिक्चर है ये भी बताता है कि यहां पर भी एनर्जी क्या होती है, हमारी ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बेटा यहां पर हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से एंड होता है। आपके सभी दोस्तों को आप इसको रेकमेंड करेंगे, राइट। आप भी पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, चीजें जो नहीं समझ में आ रही आप दोबारा से रिवाइज करो, ठीक है। और ये जो पीपीटी है, राइट, इसका जो पीडीएफ फाइल है मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन, ताकि आप जो है उसको अच्छे से पढ़ सको, नोट डाउन कर सको हर सारी चीजें, राइट। और मैं पहले थियरी पूरा खत्म कर लेता हूँ, देन विल सी फॉर न्यूमेरिकल सेक्शन। तो आपके बोर्ड्स के पहले न्यूमेरिकल्स के भी सारे वीडियो आ जाएंगे, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी या, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन, राइट।
तो इट्स टू लेट, मुझे भी भूख लगी, आई थिंक आपको भी भूख लगी होगी, जाके खा लेते हैं कुछ एंड देन मैं अगली वीडियो की तैयारी करता हूँ और आप अगले लेक्चर की तैयारी करो। ओके, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू।